मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रूस की क्रांति के घटना चक्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने रूस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों के संदर्भ में चर्चा की थी। इन कारणों में बताया है कि ज़ारशाही की निरंकुशता, 1905 की क्रांति तथा ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास, कृषकों की दयनीय दशा, श्रमिकों का असंतोष, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता, जार की रूसीकरण की नीति, बौद्धिक क्रांति आदि कारणों ने रूस की क्रांति के लिए माहौल तैयार कर दिया था। इसी प्रकार रूस में समाजवाद का प्रसार बढ़ रहा था। पश्चिमी यूरोप के देशों में हुई औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रूस पर भी पड़ना स्वाभाविक ही था। रूस में औद्योगिक क्रांति का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ था। वहाँ औद्योगिक देशों की तरह श्रमिक आंदोलन की भावना का प्रसार हुआ। यहाँ किसानों ने अपनी दयनीय स्थिति में सुधार के लिए भी विद्रोह किए। इन किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने 1860 ईस्वी के पश्चात समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आंदोलन आरंभ कर दिया। हर्जेन चर्निशेवेस्की इस आंदोलन के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। उनके समर्थकों को नरोदनिक या पॉपुलिस्ट कहा जाता था। वे चाहते थे कि रूस के कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाए और ग्राम सभाओं के माध्यम से भूमि का वितरण किया जाए। कुछ समय बाद समाजवादी दल दो भागों में विभाजित हो गया। पहला क्रांतिकारी समाजवादी दल, दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल कृषकों को संगठित कर देश में क्रांति लाना चाहता था। इस दल ने आतंकवादी कार्यक्रम बनाए और कई हत्याएं की, किंतु सोशल डेमोक्रेटिक दल, जिसकी स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी, सर्वहारा वर्ग को क्रांति का मुख्य आधार मानता था, कृषकों को नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक दल भी 1903 ईस्वी में दो दलों में विभक्त हो गया, एक बोल्शेविक और दूसरा मेनशेविक। ज़ारशाही ने समाजवादी विचारों पर रोक लगाने का प्रयत्न किया, किंतु उसे पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार रूस का जो जार निकोलस द्वितीय था, वह व्यक्तिगत एवं भ्रष्ट शासन चला रहा था। फिशर के अनुसार रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। वह दुर्बल और अठी स्वभाव का मंदबुद्धि था, जिसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की शक्ति नहीं थी। उस पर महारानी अलेक्जेंड्रा का विशेष प्रभाव था। वह स्वेच्छाचारी शासन का पक्षपाती था। जारीना रास्पुटिन नामक साधु के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। रास्पुटिन ने अपने व्यापक प्रभाव का लाभ उठाकर प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति रास्पुटिन के हाथ में आश्रित हो गई। फलस्वरूप राज दरबार में रास्पुटिन के विरोध में एक दल बन गया, जिसने दिसंबर 1916 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। रूस की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, वह प्रथम विश्व युद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट बना। अगस्त 1914 ईस्वी में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय बोल्शेविक दल के 5 सदस्यों को छोड़कर संसद के किसी सदस्यों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया था। सभी सदस्यों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया था। यदि जार निकोलस योग्य होता तो, प्रशासन ईमानदार होता तो ऐसी परिस्थिति में जनमत को राजभक्त बनाया जा सकता था। परंतु इस समय भी रूस जापान युद्ध के समय के इतिहास की पुनरावृत्ति हुई। युद्ध के प्रारंभिक काल में रूस की सेनाओं को कुछ सफलता अवश्य मिली, परंतु कुछ ही समय बाद जर्मनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी। सेनाओं को पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र एवं खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही थी। यातायात व्यवस्था का पूर्ण विकास न होने के कारण समय पर रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। सेना के अधिकारियों की अयोग्यता, प्रशासन के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा साम्राज्य एवं प्रमुख सामंतों का युद्ध कार्य में हस्तक्षेप आदि के कारण रूस की सेनाओं की लगातार पराजय हुई। युद्ध के प्रथम 3 वर्षों में 1,50,00,000 सैनिक युद्ध क्षेत्र में भेजे गए, जिससे खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई और कृषि उत्पादन में गिरावट आई। खाद्य सामग्री के साथ साथ अन्य वस्तुओं की भी कमी होने लगी। ऐसी स्थिति में जनसाधारण का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक ही था। 1916-17 ईस्वी के शीतकाल में रूस में घोर असंतोष व्याप्त था। इधर तो सेनाओं के निरंतर हार के अपमान से जनता क्षुब्ध थी, इधर अनाज, ईंधन, कपड़े आदि की कमी होने लगी और देश में दुर्भिक्ष की आशंका उत्पन्न होने लगी। इस अवस्था से
के लिए जनता ने जार की अव्यवस्था और कुप्रबंधन को उत्तरदायी समझा। फरवरी 1917 की क्रांति और जारशाही का अंत। रूस में अव्यवस्था और कुप्रबंधन की इस दशा को सुधारने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। इस कमेटी के विचार थे कि देश में अनाज और कपड़ा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, परंतु सरकारी अव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण चोर बाजार में चला जा रहा है। फलस्वरूप 1917 ईस्वी में मॉस्को में कुलीन वर्गों का एक सम्मेलन हुआ। इस वर्ग ने भी यह मांग की कि स्थिति को संभालने के शासन में सुधार होना आवश्यक है तथा पार्लियामेंट का अधिवेशन शीघ्र बुलाना चाहिए, किंतु सम्राट और उसके सहायकों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पेट्रोग्राड की मजदूर हड़ताल। अंत में मार्च 1917 ईस्वी को स्थिति अनियंत्रित हो गई। भूख और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर दुकानों को लूटना आरंभ कर दिया। सम्राट ने इन पर गोलियां चलाकर हटाने का आदेश दिया, किंतु सिपाहियों ने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। यही क्रांति का आरंभ हो गया। 8 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के कपड़े के कारखाने में काम करने वाली स्त्रियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन पुरुष मजदूर भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। हड़ताली लोगों ने एक जुलूस निकाला जो शहर के मध्य मार्ग में प्रविष्ट हो गया। वे लोग रोटी दो के साथ साथ अत्याचारी शासन का नाश हो के भी नारे लगा रहे थे। 10 मार्च को पेट्रोग्राड के सभी कारखानों में काम बंद रहा और शहर के बाहरी भाग में मजदूरों ने पुलिस से हथियार छीन लिए। जार ने उपद्रवकारियों का दमन करने के लिए सेना भेजी, किंतु सैनिकों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। इसके दूसरे दिन सम्राट ने ड्यूमा को भंग कर दिया। फिर भी 3 दिन तक संघर्ष चलता रहा। 12 मार्च के दिन सैनिक टुकड़ियाँ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर विद्रोहियों से मिल गई। क्रांतिकारी सोवियत का गठन। 1905 से 7 ईस्वी की क्रांतियों के अपने अनुभव को ध्यान में रखकर क्रांतिकारी सत्ता के नए निकाय मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर सैनिकों एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत बना ली। शासन के वास्तविक अधिकार इस परिषद ने अपने हाथ में ले लिए। 14 मार्च को क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर एक अस्थायी सरकार गठित की, जिसका नेता प्रिंस लियोव को बनाया गया। इस अस्थायी सरकार में क्रांतिकारी समाजवादी दल के नेता अलेक्जेंडर करेंस्की, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुस्काव तथा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक दल के नेता मिल्युकाव को भी सम्मिलित किया गया। स्थिति को बिगड़ते देख 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई ग्रैंड ड्यूक माइकल के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। 300 साल से जो रोमनोव राजवंश शासन कर रहा था, उसका अब अंत हो गया। रूस में राजक्रांति सफल हो गई। रूस की इस क्रांति में पेट्रोग्राड का वही स्थान है जो फ्रांस की क्रांति में पेरिस का था। अस्थायी उदारवादी सरकार का मंत्रिमंडल। रूस की अस्थायी सरकार में क्रांतिकारी समाजवादी दल के नेता अलेक्जेंडर करेंस्की को न्याय मंत्री, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुस्काव को युद्ध मंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक दल के नेता प्रोफेसर मिल्युकाव को विदेश मंत्री और टेरेवेनको को अर्थ मंत्री बनाया गया। यद्यपि क्रांति का मुख्य श्रेय भूखे और नंगे मजदूरों को था, पर सम्राट को पदच्युत करके जो नई सरकार स्थापित की गई थी, उसका नेतृत्व कुलीन और मध्यम वर्ग के हाथों में पहुंच गया। लिप्सन ने भी इस संबंध में लिखा है, जार से शासन सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, पर उन्होंने तुरंत उसे मध्यम वर्ग को सौंप दी। इस प्रकार क्रांति का एक चरण यहाँ पर पूरा हो गया। जार का जो निरंकुश राजतंत्र था, जो रोमनोव राजवंश चला आ रहा था, वह यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अब रूस की क्रांति है वो एक नए मोड़ में प्रवेश कर गई थी। रूस की सेनाएं जो महायुद्ध में लगातार पराजित हो रही थी, उससे रूस में असंतोष बढ़ता जा रहा था। लेनिन जो बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा स्रोत था, उसने इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और आगे चलकर हम देखते हैं कि लेनिन के नेतृत्व में
परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बोल्शेविक क्रांति के गठन की ओर रूस है वो अग्रसर होता है।